भारतीय संविधान के शिल्पकार परम पूज्य डॉक्टर साहब अम्बेडकर और हमारे मागासवर्ग आरक्षण के क्रीमीडियट संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट पे याचिका दायर की गई है। हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। मागासवर्गीय आरक्षण ये सभी को जानते हैं। हमें संविधान, भारतीय संविधान में बाबा साहब के माध्यम से हमको मिला। परंतु क्रीमीडियट जो इशू है, अलग इशू जो बाद में 24 के बाद में दिखाई पड़ता है या 1990 के बाद भी दिखाई पड़ता है। अभी जो याचिका दायर की है और रमाशंकर प्रजापति और यमुना प्रसाद, ये दो व्यक्तियों ने दायर की है। वो व्यक्ति मागासवर्ग के प्रतिनिधि है, ये हमको दिखना पड़ेगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने वो याचिका दायर करने के बाद न्यायमूर्ति श्रीकांत झा, न्यायमूर्ति जयमाला बख्शी, इन्होंने भारत सरकार को नोटिस जारी किया और 10 अक्टूबर 2025 तक भारत सरकार से जवाब मांगा है। अब सवाल है कि ये याचिका क्यों दायर की गई और सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को क्यों स्वीकृति दी है, क्यों नोटिस भेजा है। अगर ऐसी कई ऐसी याचिकाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट अच्छे महत्वपूर्ण इशू पर उन्हें सर्वोच्च न्यायालय वो याचिका को निरस्त कर देता है, खारिज कर देता है। यह याचिका खारिज क्यों नहीं की? प्रथम दृष्टया यह याचिका को खारिज क्यों नहीं किया गया, ये हमको समझना होगा। इसमें हमें ब्राह्मण्यवाद दिखाई पड़ता है न्यायाधीश वर्ग में। और इस विषय पर मेरे मित्र न्यायाधीश अनिल वैद्य, इसने एक लेख लिखा और मुझे भेजा और मुझे कहा कि उसमें मैं एक हिंदी में इस विषय पे लेख लिखूं। कॉलेज लाइफ में मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं जो बड़े न्यायाधीश भी बने हैं। उसमें मेरे झांडे विलास बामड़े समान ऐसा कई IAS बने, कोई IPS बने, कोई IRS बने, ऐसे मेरे मित्र हैं। उनसे मैं कभी मिलते रहता हूँ, बातें होती रहती है। और अनिल वैद्य नासिक में जब भी मैं जाता हूँ तो कभी मिलता ही नहीं उसको, अनिल वैद्य को कभी मिलता नहीं। लेकिन जब कभी मुलाकात होती है तो मेरे लिए पार्टी की व्यवस्था कर देता है। ऐसा अच्छा मित्र है मेरा। तो उसके कहने उसको उसकी बातों को टाला जा सकता था और मैं लेख लिखा जो बहुत महत्वपूर्ण है। यह लेख है मागासवर्गीय की आरक्षण एक या क्रीमीडियट का जो इश्यू है, इसके अंतरंग में जाने के पहले अभी भारतीय संविधान निर्माता BN राव को एक विशिष्ट वर्ग प्रमोट कर रहा है। BN राव को अभी भारतीय संविधान निर्माता उसको मान रहे हैं और इश्यू वो बड़ा चल रहा है। वो मानने वाले कौन है? वो देशद्रोही है, कमीने आदमी है, इस पर कोई शंक नहीं है। तो ऐसा एक घुटना शिख है जो खुद को वकील भी बोलता है। तो उसने संविधान निर्माता सर BN राव एक किताब लिखी, 40, 80, 42, 85 पेज की वो किताब है और मुझे उसने एक PDF फाइल भेजा। उसके पहले भी उसने बाबा साहब के बहुत गंदे आरोप लगाया और लेख लिखा, उसको मैंने जवाब दे दिया। वो घुटना सिख को मैंने बहुत जवाब दे दिया। तो इस किताब में उस घुटना सिख ने कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट का कहीं भी प्रकरण जोड़ा नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट प्रकरण जोड़ा होता तो ऐतिहासिक दस्तावेज समझ में आए थे। उस आदमी ने कभी कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट पढ़ा ही नहीं है। वकील क्या खाक वकील है वो? LLM तो कोई रास्ते पे दिखाई पड़ती। तो ऐसा जो वो कुछ ब्राह्मण्यवादी कुत्ते हैं जो भारत में अलग पैदा कर रहे हैं। अब संविधान के ऊपर वो जो वो बोल रहे संविधान भी जलाया गया भारत में, ऐसे भी नालायक है। हम इस पर क्या करें? हम उनका विरोध कर सकते हैं, बस आगे कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ये इश्यू जो प्रश्न है ये सरकार का प्रश्न है। तो उसने बाबा साहब का संविधान सभा उसने भी कुछ उसने लिख दिया है। उस नालायक घुटना सिख को पता ही नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा बनाने के लिए कांग्रेसी नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या सरदार वल्लभ पटेल को, इन्होंने विरोध किया था।
उन्होंने कहा था कि हमने संविधान के जो दरवाजे खिड़कियाँ है क्या हमने सीढ़ियाँ बंद कर रखी है। फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर पंजाब प्रांत के खुलना खुलना बुरीसौल और जसौर इस निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा में चले गए, जो हिंदू बहुल क्षेत्र था, मुस्लिम भी क्षेत्र था लेकिन हिंदू बहुल क्षेत्र था। भारत की आज़ादी में 51-49 ये फार्मूला तय हुआ था। 51-49 51 जहाँ होगी जो बहुल क्षेत्र होगा वो पाकिस्तान में जाएगा, जो 51 बहुल क्षेत्र होगा यानी हिंदू होगा तो भारत में रहेगा और मुस्लिम रहेगा तो पाकिस्तान में। उस जमाने हर भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ था। तो जो बाबा साहब निवास क्षेत्र था वो 51 से अबव था, तो हिंदू बहुल क्षेत्र था, तो वो पाकिस्तान जाने का मतलब ही नहीं था। लेकिन इस कांग्रेसी कमीनापन के कारण वो क्षेत्र पाकिस्तान को दिया गया, हस्तांतरित किया गया। अब बाबा साहब का मेंबरशिप वो खत्म हो चुकी है। बाबा साहब लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चेतावनी दी कि बाबा साहब संविधान सभा में होना चाहिए। इसलिए आखिर में कांग्रेस की मजबूरी थी कि बाबा साहब के लिए मुंबई प्रांत से एक सीट खाली की गई और बाबा साहब पंजाब प्रांत से संविधान सभा में चुनकर लाया गया। हमको ये समझ इतिहास यह रहा इतिहास। इस घुटना सिंह ने क्या पढ़ाई किया पता नहीं मेरे को, क्या LLM कैसे कॉपी करके LLM किया क्या पता नहीं, ऐसे कई चुतिया LLM है। तो इतिहास है बाबा साहब का। तो ये आदमी बाबा साहब पे आरोप लगा रहे हैं बाबा साहब ने सिख धर्म क्यों नहीं लिया। उसमें ही मैंने लेख ली, वो मेरे लेख में उसका संदर्भ दिया है कि बाबा साहब ने सिख धर्म क्यों नहीं लिया। इसलिए इसका वेदना वही आ रही कि बाबा साहब ने सिख धर्म से जुड़ने के बाद भी सिख धर्म स्वीकार क्यों नहीं किया, इसलिए वो ये पंजाबी घुटना है और इसलिए चिढ़ रहा है। तो इस पर वो विषय अलग है। लेकिन इस घुटने ने यह समझना चाहिए सिखों का इतिहास क्या है, पहले वो समझना चाहिए। अभी सिखों का इतिहास मैंने लिखा है, अभी ज़्यादा बोलना नहीं, उस अल्प परिचय दिया है उसमें। तो इसलिए उसने उस घुटना सिंह ने उसने उसकी माँ को पूछना चाहिए, उसका बाप असली बाप कौन है करके। बाबा साहब को आरोप लगाने पहले उस घुटना सिंह ने उसे माँ को पूछना चाहिए उसका असली बाप कौन है करके। हमें ये वेदना होती है, उससे कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट पढ़ना चाहिए, हिंदू कोड बिल भी पढ़ना चाहिए। हिंदू कोड बिल ने महिलाओं को जो आरक्षण दिया, मैंने महिला का जो विकास किया, डेवलपमेंट किया, इसका योगदान बाबा साहब को जाता है। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के कारण राजीनामा दिया, मंत्री पद का राजीनामा दिया, ये भी हमको इतिहास है, गवाह है। सर्वोच्च न्यायालय के सर न्यायाधीश तत्काल न्यायाधीश है चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़। तो उनके अध्यक्षता में पंजाब सरकार विरुद्ध देवेंद्र सिंह एक केस चली, सिविल अपील क्रमांक 2003-17-2011 की केस थी। उसमें 7 जज थे, उसमें भूषण गवई, विक्रमनाथ, बेला त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा, SC शर्मा। तो ये 7 न्यायाधीशों की पीठों ने 6-1 इस अनुपात से उस आरक्षण को मान्यता दी। परंतु उसमें उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का उपवर्गीकरण किया, साथ में क्रीमी लेयर भी की। ये बात कही, क्रीमी की बात कही गई। भारतीय संविधान ने भारतीय संविधान में क्रीमी लेयर का, अनुजाति जमानती वर्ग के लिए क्रीमी लेयर का कहीं उल्लेख नहीं है, संविधान में कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। और 15 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(4), 15(5) जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का संबंधित है, अनुच्छेद 16(4), 16(5) इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज का संबंधित है। ये मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। और दूसरी बात अनुच्छेद 341 अनुजाति का संबंधित है, अनुच्छेद 342 अनुसूचित जमाती का संबंधित है, 340 OBC का संबंधित है। तो बाबा साहब इस आरक्षण की तरतूद संविधान में किया और वहाँ भी कहीं भी उन्होंने बाबा साहब ने क्रीमी लेयर का उल्लेख नहीं किया। यह मैं आपको समझना पड़ेगा। ये न्यायाधीश इतने विद्वान हैं कि उन्होंने अपने दिमाग में क्रीमी लेयर घुसा दिया, संविधान में उसका उल्लेख नहीं है, जबकि उस जमाने में बड़े बड़े घराने थे। तो ये जो आरक्षण दिया गया है वो जाति धर्म आधारित था। और मागासवर्ग के आरक्षण जो है यह रिप्रेजेंटेशन से जुड़ा विषय है, प्रतिनिधित्व से जुड़ा विषय है, एक गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है। और
भारत सरकार के मोदी सरकार ने आर्थिक आरक्षण लागू कर डाला। सुप्रीम कोर्ट खामोश रही, जबकि वो कस्टोडियन है। असंवैधानिक है वो आरक्षण, आर्थिक आरक्षण। तो ये जो जाति आधारित आरक्षण है, रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, और सवाल क्या आ रहा है, ये 10% आर्थिक आरक्षण दिया गया है, तो 50% आरक्षण ऊपर आरक्षण ने की लिमिटेशन बांध के रखी है, उसके ऊपर आरक्षण नहीं दिया गया सर। तो 50% अघोषित आरक्षण इनके लिए ऑलरेडी था ही, फिर 10% आर्थिक आरक्षण क्या कर सकते, यह समझना होगा। 50% के ऊपर आरक्षण देना मना किया रहा है, सुप्रीम कोर्ट बंद कर रखा है, क्योंकि जनगणना हुई नहीं है। ये जनगणना न होने का वो 51 के ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ये आरक्षण लिमिटेशन है। तो ये जो बातें हुई है, तो 50% आरक्षण तो अघोषित आरक्षण है, ऊपर से 10% आरक्षण उन्होंने प्रोविजन कर डाला, ये समझना होगा। वो अनैतिक रूप से दिया गया है। तब सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है भारतीय संविधान की, वो खामोश क्यों थी? तो और ब्राह्मण्य वर्ग के लिए, ब्राह्मण्यवाद के लिए ये दरवाजे खोले गए हैं। इसलिए कहना पड़ता है जस्टिस शुड नॉट बी डन, जस्टिस शुड नॉट बी डन बट अपियर टू बी डन, ये हमको समझना पड़ा। ब्राह्मण के लिए जस्टिस शुड नॉट बी डन बट अपियर टू बी डन। और दूसरी बातों में जस्टिस शुड नॉट बी इंडिपेंडेंस, जस्टिस शुड बी इंडिपेंडेंस। ये ब्राह्मण के लिए जस्टिस शुड बी इंडिपेंडेंस, ये दिखाई पड़ती है। और हमारे लोग खामोश थे, सुप्रीम कोर्ट में कोई गया नहीं है, ना वकील गया, हमारे जो वकील वर्ग है ये कोई सुप्रीम कोर्ट गया नहीं है। इसी शर्म की बात क्या हो सकती है? तो संवैधानिक आरक्षण दिया गया, फिर भी हमारे लोग को व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में उसने चार्ज नहीं दिया गया। तो इसलिए कहना पड़ता है डोंट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस, ऐसा कहना पड़ेगा। डोंट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस, अर्थात टू स्टॉप गिविंग एडवाइस टू पीपल हु डोंट आस्क फॉर इट। क्या कहे, क्या कहे? एन इनोसेंट लॉ, क्या एन इनोसेंट लॉ नो एक्यूज, एन इनोसेंट लॉ नो एक्यूज। बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने मागासवर्गीय समूह को आरक्षण दिया भारतीय संविधान में, स्त्री पुरुष दोनों के लिए वो लागू है। साथ में हिंदू कोड बिल के माध्यम से समस्त स्त्री वर्ग का उत्थान किया। वो नहीं हिंदू कोड बिल ना मंजूर करने के कारण बाबा साहब ने मंत्री पद का आरक्षण राजीनामा दिया। ये चीज़ें हो रही है। तो उसी बीच 1951 में मद्रास राज्य विरुद्ध चंपकम दोहरा राजन 21 केस में मद्रास उच्च न्यायालय ने, तो तत्कालीन मद्रास सरकार ने जो जाति धर्म आधारित शैक्षिक क्षेत्र में जाति धर्म आधारित जो आरक्षण दिया था, मागासवर्गीय आरक्षण, उसको उसने विरोध किया था, उसको रोक लगाई। तो बाबा साहब ने उस रोक को बड़ा संज्ञान लिया और बाबा साहब पहला अमेंडमेंट चालू किया भारतीय संविधान में, जो और उन्होंने अनुच्छेद 15(4) अंतर्गत वो आरक्षण जारी रखा। पहला अमेंडमेंट 1951 में हुआ। ये बाबा साहब भी देन है, जो आरक्षण हमको मिल रहा है ये बाबा साहब भी देन है, ये समझ होगा। और वो आरक्षण आज तक जारी है। उसी बीच मंडलाय कमीशन का चर्चा रही। वो इंदिरा सहानी विरुद्ध भारत सरकार एक दीवानी केस याचिका 930/1990 सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। तब सर न्यायाधीश एम केनिया, न्यायमूर्ति केनिया सर न्यायाधीश, इनके अध्यक्षता में एम एन वेंकटलिया, एस आर पंडियन, ए एम अवंती, पी बी सावंत, बीपी जीवन रेड्डी, टी के थमन, कुलदीप सिंह और आर एम साय, इनकी ये 9 जजों की खंडपीठ ने 6-3 के अनुपात में 16 नवंबर 1992 को एक जजमेंट दिया और आरक्षण को मंडलाय जो आरक्षण था उसको लागू किया। लेकिन उन्होंने वहाँ स्वीकृत तो किया, पर उन्होंने वहाँ क्रिमिनल की अट डाली जो संविधान सम्मत नहीं थी। फिर भी उन्होंने 9 जज में, लेकिन वो जो क्रिमिनल है वो ओबीसी समाज के लिए था।
अनुसूचित जाति जमाती के लिए वो लागू नहीं था। तो ये जो चीज़ होती रही, उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्थिक आरक्षण किया, तब भी सुप्रीम कोर्ट खामोश थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने बगैर IAS दिए बना, बगैर IAS परीक्षा दिए बिना मानवशाही व्यवस्था के प्रतिनिधि को सचिव बना दिया डायरेक्ट। सुप्रीम कोर्ट खामोश थी। जो सरकारी संस्थाएं थी उनका निजीकरण किया, सुप्रीम कोर्ट खामोश थी। IAS का ऑर्डर भी खामोश था, IAS का ऑर्डर भी खामोश था। और साथ में मंदिर की अर्थनीति, ये हमको समझना होगा। उसका नेशनलाइजेशन नहीं किया, राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया। कई संपत्ति दम पड़ी है, तो इस मंदिर को संपत्ति का अर्थनीति हमको समझना होगी। और भारत पर उसी दिन कोरोना भारत में आया, और भारत में उसके पहले ही कर्जा बढ़ गया था। तो ये जो कर्जा बढ़ रहा था, तो जो मंदिर संपत्ति का उपयोग क्यों नहीं किया गया? मंदिरों का संपत्ति का निजी राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया गया? ये हमारे सामने प्रश्न आ रहा है। और भारत में बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, बेकारी ये सब दिखाई पड़ती है, और कर्जा का बोझा बढ़ते जा रहा है भारत पे। सुप्रीम कोर्ट खामोश है। तो सुप्रीम कोर्ट एक कस्टोडियन है भारतीय संविधान के, वॉचडॉग है, तो उनका दायित्व है सरकार को या राष्ट्रपति को उचित सलाह दे। तो लेकिन ये परंतु न्यायाधीशों में वो मेरिट होना चाहिए ना, परंतु न्यायाधीश वर्ग में भी वो मेरिट होना चाहिए ना। अगर न्यायाधीश मेरिट वाले नहीं हो तो क्या करेंगे? वो हमारा मेरिट पूछते हैं। अरे भाई, हमारा मेरिट पूछते हैं, बोले फिर अपना भी मेरिट देखो ना। क्या तुम्हारे माँ ने ही गर्भ पर मेरिट पाल के रखा है क्या? तुम्हारी माँ के पेट में गर्भ में मेरिट था क्या? हमारे माँ के भी पेट में गर्भ में मेरिट था ना। हमारे माँ के पेट में गर्भ में मेरिट था, इसलिए बाबा साहब पैदा हुई है। माता ज्योतिबा फुले हुई है, पैदा हुई है। छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हुई है। हमारे माँ का गर्भ में था, इसलिए पैदा हुई है ना। तुम्हारे माँ के गर्भ में कौन पैदा हुई है बताए? सब गद्दारी दिखाई पड़ती है। भारत के इतिहास में जो गद्दारी का इतिहास है, वो उनके माँ की गर्भ मेरिट का इतिहास है। वो आज क्या दिखा रहा है? सत्ता में क्या दिख रहा है? आज सत्ता जो दिखाई पड़ रही है, हिजोड़ा बाजार है। आज ये सत्ता क्या है? हिजोड़ा बाजार है। मुझे मौत के लिए डर नहीं है, मुझे मौत आने पर कोई डर नहीं है। मैं मौत को डरता नहीं, मैं मौत को नहीं डरता, इसलिए मैं बिंदास बोलता हूँ, सच्चा बोलता हूँ, बेबाक बोलता हूँ, खुलेआम बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ। मुझे मौत का डर नहीं है। जो मौत को डरते हैं वो जिंदा मुर्दे हैं। जो लोग मौत को डरते हैं वो जिंदा मुर्दे हैं। मैं मुर्दा क्यों बनूँ? मैं जिंदा मुर्दा क्यों बनूँ? मैं अपने स्वाभिमानी हूँ, अपने विचारों के साथ जीता हूँ, अपने विचारों से जीता हूँ। बाबा साहब बुद्ध के खून मेरे मन में है, हमारे जिस्म में है। हमारे जिस्म में बाबा साहब बुद्ध का खून है, इसलिए हम स्वाभिमानी हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को समझना होगा। आज सर्वोच्च न्यायालय, आज जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, और सवर्ण न्यायालय दिखाई पड़ती है। सवर्ण न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट नहीं दिखाई, सर्वोच्च न्यायालय दिखाई नहीं पड़ती, और सवर्ण न्यायालय दिखाई पड़ती है। और सवर्णवाद भरा हुआ है, इसलिए अंग्रेज के ज़माने में ब्राह्मण न्यायाधीश बनने के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। ये समझना होगा कि अंग्रेज काल में ब्राह्मण न्यायाधीश बनने के लिए प्रतिबंध लगाया था। आज हमें अपने अधिकारों को लड़ना होगा, विकास भारत करना होगा, समृद्ध भारत बनाना होगा। इसलिए हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना होगा। इसी सब के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भीम।